मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहते चैनल करियर पथ पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज का हमारा सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं बात करूंगा आपसे गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त वंशावली पर। गुप्त वंश में जो जो महानतम शासक हुए हैं, इस क्रैश कोर्स में जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, मेरी चर्चा आप उनसे होगी। आप लोग जब तक इस क्लास जुड़े हुए हैं तब तक कुछ विषय को सर्च करते रहिए, जैसे छपड़क का संबंध किस विषय से रहा, या घटक पर्र का संबंध किस विषय से रहा, या अमर सिंह का संबंध किस विषय से रहा, क्योंकि ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न रहे। तो आप मुझे देख के आपके जल्दी से सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि घटक पर्र का संबंध किस विषय से रहा और अमर सिंह का संबंध किस विषय से रहा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर करना बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत, ये क्लास बहुत आपके लिए खास होने वाली है। आज मैं इसको आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर बहुत संक्षिप्त में गुप्त वंश पर बात करूंगा, और टॉपिक भी हमारा बड़ा विशेष है, यानी कि गुप्त वंश। और गुप्त वंश से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, भारत का नेपोलियन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कैसे कहा जाता है, सबको माइंड में आ गया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना यदि हर्षण ने की, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि प्रयाग प्रशस्ति की हर्षण ने की, लेकिन किस शैली में लिखी गई है, या तो गद्य शैली में, या पद्य शैली में, या चंपू शैली में, या किसी और शैली में। या गुप्तों ने मंदिर बनाए, उनकी शैली क्या है, नागर शैली, बेसर शैली, या द्रविड़ शैली। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पर इस क्लास में आपसे चर्चा करूंगा। आज की क्लास है बहुत खास होने जा रही है आपके, और ये सेशन आपका अंत तक बड़ा खास रहेगा। इस चैनल पर लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो पर आप जाएंगे नहीं, नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं यहां से गुप्तों के विषय में आखिर जानकारी के कुछ स्रोत कहां से हैं। तो स्रोत से थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूं आपको। कुछ पुराण हैं बड़े खास, जो पुराण इनके विषय में जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं। जैसे वायु पुराण है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके विषय बताने वाला। कहीं ना कहीं विष्णु पुराण है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में बताने वाला। इसके अलावा जो मत्स्य पुराण है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है इनके बारे में बताने वाला। यानी मैं कह सकता हूं आपसे यहां से, चाहे वायु पुराण है, चाहे विष्णु पुराण है, चाहे मत्स्य पुराण है। इसके अलावा जो साहित्यिक अभिलेख हैं हमारे पास, चाहे बहुत सारे अभिलेख, चाहे कुमार गुप्त के हैं, चाहे हर्षण की प्रयाग प्रशस्ति है, चाहे बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक विशाख दत्त की, यहाँ पर विशाख दत्त की ये पुस्तक है जो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और वो पुस्तक एक नाटक के रूप में, नाम क्या है, देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम, देवी चंद्रगुप्तम। यहां से बात करेंगे, देवी चंद्रगुप्तम। ये बहुत बहुत खास पुस्तक इनकी रही है। यहां से ये विशाख दत्त वही है जिन्होंने मुद्रा राक्षस नाम जैसी पुस्तक, मुद्रा राक्षस जैसी पुस्तक लिखी है, आपको जो पीछे वीडियो में बताया इनके बारे में। इसके अलावा इस समय के बहुत महत्वपूर्ण जो विद्वान हुए हैं आपके इस समय के, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। वराहमिहिर के ऊपर, कालिदास के ऊपर, ऐसे बहुत सारे विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। फाहियान का विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, और बाद वाले वर्षों में वेनसांग का विवरण भी गुप्तों के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वही वेनसांग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ये दोनों ही चीनी यात्री हैं। फाहियान गुप्तों के समय आया है, तो वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया है। तो हमारी ये चर्चा है, आज का जो सेशन है वो गुप्त साम्राज्य से चालू होगा। और आपको दिखाई दे रहा है ये गुप्त साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो बिल्कुल ये आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है उत्तर पश्चिम के भारत से, यहां से, और गुजरात से होती हुई आपके बिल्कुल गुजरात का महाराष्ट्र वाले बाउंड्री से लगा हुआ है, और पूरा मध्य भारत होते, मगध से होते हुए बंगाल का एक बड़ा हिस्सा है, और पूरा उत्तर भारत संपूर्ण, यहां तक ये साम्राज्य गुप्तों का रहा है। यानी कि इतना विशालकाय साम्राज्य किसका है, ये गुप्तों का है। इस विशालकाय साम्राज्य को देखकर ही आपको लग गया होगा कि गुप्तों का जो साम्राज्य है, गुप्तों का जो शक्ति प्रदर्शन है, वो भारत में किस कदर रहा होगा, उससे आपको लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दक्षिण भारत का क्षेत्र है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा होगा, इससे ये पुष्टि हो रही है। इसके अलावा देखेंगे आप लोग बड़ी महत्वपूर्ण कि जो गुप्त शासक हैं आपके, वो कहीं ना कहीं जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहां से लेकर के यहां से, यानी कुछ पार्ट इनका दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण आपके पूर्वी भाग में आपके थोड़ा सा हिस्सा इनके पास भी आपके मथुरा, प्रयागराज, पाटलिपुत्रा, अयोध्या, और पूरा जो राजस्थान वाला पार्ट है, डेजर्ट वाला पार्ट है, गुजरात, ये इनके अधिकार क्षेत्र में हुआ करता था।
तो जैसा कि आप जानते हो, यहां काम की बात विष्णु पुराण में यहां पर इनकी वंशावली के बारे में उल्लेख हुआ है। विष्णु पुराण में इनके शासक कौन कौन हुए जिन्होंने भारत पर शासन किया है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे जो एक पुत्री है प्रभावती गुप्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, प्रभावती गुप्त, इनका नाम प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बिटिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है ये विक्रमादित्य की। कौन? प्रभावती गुप्ता। इन्होंने भी गुप्तों की वंशावली का उल्लेख किया है। तो यानी कि मैंने आपको दो बातें बताई, एक तो बताया मैंने आपको विष्णु पुराण में गुप्तों की वंशावली का उल्लेख हुआ है, और दूसरा प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री हैं, इन्होंने गुप्त वंशावली का उल्लेख हुआ है। इनके अलावा कई और लोगों ने भी गुप्त वंशावली का उल्लेख किया है। इस वंशावली की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो गुप्त वंशावली में सबसे पहला जो शासक का उल्लेख मिला है वो शासक और कोई नहीं बल्कि श्रीगुप्त है। कौन है वो? ये श्रीगुप्त कोई सामान्य शासक नहीं है, ये इस वंश का संस्थापक है। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे यहां से। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी है वो है आपके घटोत्कच, घटोत्कच, ये इसका पुत्र है और इसका उत्तराधिकारी है। लेकिन ये बहुत अधिक शक्तिशाली शासक नहीं रहे। जो हमारे यहाँ पर शक्तिशाली परंपरा आरंभ हुई है वो यहाँ से चंद्रगुप्त प्रथम से। कहां से? चंद्रगुप्त प्रथम से। ये परंपरा यहाँ से चंद्रगुप्त प्रथम को यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं चर्चा करने वाला हूं इनके ऊपर आपके, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत, मैंने पहले बताया सेशन बड़ा खास होने वाला है। और इसका पुत्र जो है उसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त नाम है उनका। और बस यहीं पर समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए आपके, जो हमारे इतिहास के पन्नों में जिनका बड़ा विस्तार से उल्लेख हुआ है। और एक का नाम है रामगुप्त, यहां पर इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। और दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपको लिखना है यहां से। इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपसे अगले सेशन में चर्चा करूंगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ऊपर। और यहां से जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनका जो पुत्र है वो पुत्र कोई सामान्य नहीं, बड़ा शक्तिशाली है। और नाम क्या है इसका? कुमारगुप्त। क्या नाम है? कुमारगुप्त इनका उत्तराधिकारी बना। और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त इनका उत्तराधिकारी है। यहां से इस तरह से ये इस वंश का अंतिम महान शासक है। मैं यहां कह सकता हूं आपको, जो मैंने अभी पूछा आपसे, ये इस वंश का अंतिम महान शासक है। कैसा है? अंतिम महान शासक है इस वंश का। जबकि इस गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है, हम लोग बात करें यहां पर, कई सारे यहां पर तथ्य मिलते हैं। कई जगह लिखा हुआ कुमारगुप्त तृतीय है, लेकिन आपको याद करना है विष्णुगुप्त। कौन? विष्णु। ये विष्णुगुप्त इस गुप्त वंश का अंतिम शासक रहा। कौन रहा? अंतिम शासक रहा। कई पुस्तकों में कुमारगुप्त तृतीय का नाम भी मिलता है। पर आप कहेंगे हमें क्या याद करना है? तो आपको याद करना है यहां पर विष्णुगुप्त याद करना है। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक है। यानी कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन है? श्रीगुप्त है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त है। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में बड़ा खास होने वाला है। और मैंने कहा आप सर्च करते रहिए, घटकपर्र का संबंध किस विषय से रहा, अमर सिंह का संबंध किस विषय से रहा, वर रुचि का संबंध किस विषय से रहा। आप कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे कि घटकपर्र का संबंध किस विषय से है। सर्च करते रहिए। मैं आपको इसी वीडियो में जाऊंगा तो बताकर जाऊंगा कि वर रुचि कौन है, घटकपर्र कौन है, अमर सिंह कौन है। इन सारे पहलुओं पर मैं बारी बारी चर्चा करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तेजी से कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अब मैं आपको इसमें जो अगला हमारा जो सेशन पहला यहां से बात करेंगे। और ये कोई सामान्य शासक नहीं है, बल्कि ये हमारे महानतम, ये चंद्रगुप्त प्रथम है। कौन है ये? चंद्रगुप्त प्रथम है। यहां से यहां पर मेरी चर्चा यहीं पर होगी। मैं पुनः बताऊंगा आपको कि जो आपके श्रीगुप्त हैं, ये वाले श्रीगुप्त कौन है? ये फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ये संस्थापक हैं गुप्त वंश के। इनका उल्लेख चंद्र द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने भी किया है इनके बारे में, कि गुप्त वंश का गुप्त वंशावली को शुरू करती हैं वो श्रीगुप्त से ही करती हैं। तो ये संस्थापक हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि गुप्त किसके सामंत थे। ये क्वेश्चन आया है, गुप्त किसके सामंत थे? सामंत का मतलब मेरा अधीनस्थ है। किसके अधीनस्थ थे? तो आप ध्यान लेना, ये कुषाणों के सामंत थे। किसके? ये कुषाणों के सामंत थे।
ऐसी मान्यता रही है, ऐसा कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं किसके सामंत थे, ये कुषाणों के सामंत थे। इसको आप मेरे कहने से याद कर लेंगे। अब इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो इसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, इन्हें वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं आपके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इन्हें वास्तविक अगर आएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त मार्ग कराएंगे। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो आप बताएंगे वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। अब मैं यहां से बताऊंगा आपको, इनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है ऐसा कि इन्होंने यहां सबसे पहले 319-20, जो बहुत बहुत काम की बात है, इन्होंने यहां पर एक गुप्त संवत चलाया, जो हमारे एग्जाम बार बार आता है। गुप्त संवत किस शासक के द्वारा चलाया गया, तो आप बताएंगे गुप्त संवत चलाया हमारे इन्होंने, क्या नाम है इनका, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनका नाम मैंने आपको एक पिक के माध्यम से दिखा रहा हूं, इनको तस्वीर के माध्यम दिखा रहा हूं। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं और इन्होंने 319-20 ईस्वी में यहां पर ये एक रट कर जाएंगे। ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि गुप्त संवत को किसने चलाया, तो आप बताएं चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। और इन्होंने ही पहली बार यहां पर महाराजाधिराज, कौन सी, महाराज की, इन्होंने पहली बार महाराज की जो उपाधि है वो धारण की है। अर्थात इनसे पहले शासक हैं, चाहे श्रीगुप्त है चाहे घटोत्कच है, उन्होंने राजा की उपाधि ली थी, लेकिन महाराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन है, उनका नाम है आपके चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने गुप्त संवत चलाया। और इस गुप्त संवत का उल्लेख कहीं ना कहीं हमारे बाद में एक विद्वान आए अल बरूनी, बहुत महत्वपूर्ण है। अल बरूनी ने भी बताया कि इन्होंने गुप्त संवत चलाया और कहा है कि गुप्त संवत में, यहां से गुप्त संवत में और शक संवत में इन्होंने उल्लेख किया है। गुप्त संवत में और शक संवत में लगभग 241-42 वर्ष का अंतर रहा। यहां 241-42 वर्ष का अंतर रहा। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्योंकि जो गुप्त संवत है अगर वो 319-20 में चलाया जा रहा है और शक संवत चलाया जा रहा है आपके 78 ईस्वी में, तो यदि हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे सामने जो निकल के बाहर आएगा वो यही 241-42 वर्ष बाहर निकल के आएंगे। इतने वर्षों का अंतर अल बरूनी ने बताया। यानी कि जो गुप्त संवत है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। इसके बारे में अल बरूनी में बताता है। अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है, किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। और ये किसके समकालिक है, ये महमूद गजनवी के समय का अल बरूनी। इनके बारे में चर्चा आगे भी करूंगा। और इस गुप्त संवत के बारे में और लोगों ने भी चर्चा की है। जो कुमारगुप्त है उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी और इस साम्राज्य को मजबूत बनाया। किससे, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी, वैवाहिक संबंधों से इस गुप्त साम्राज्य को मजबूत बनाया। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो वैशाली की राजकुमारी है, कहां की, वैशाली की, आपको ये याद करनी है क्योंकि वैशाली कहां के थे, ये लिच्छवी कुल के हैं। कौन है ये, लिच्छवी राजकुमारी है। कहां की है वो, वैशाली की। और आप जानते हैं ये वज्जी संघ क्षेत्र था आपके। वैशाली बहुत ताकतवर क्षेत्र है इस समय। और उस वैशाली की राजकुमारी का नाम क्या है, कुमार देवी। क्या नाम है, कुमार देवी नाम है उनका। ये कुमार देवी से इन्होंने विवाह रचाया और इस विवाह का परिणाम गुप्तों के लिए एक शक्ति के तौर पर उभर के सामने आया। ये नाम है कुमार देवी से विवाह किया है कि इन्होंने आपके, और नाम है उनका चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्हीं कुमार देवी के पुत्र कौन हुए, समुद्रगुप्त, जो बहुत बड़े शासक सिद्ध हुए। और हम ये एक इसको भी देख लेंगे, लिच्छवी कुल से संबंधित है ये। और ये कौन सा राम साम्राज्य, वैशाली, क्योंकि वैशाली इस समय एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। हमारा दूसरा सेशन चालू होगा इनके सिक्कों पर। इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन आता है, राजा रानी प्रकार के, राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो ये आपके लिए बड़ा खास है। ये सिक्के किसने चलाए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने चलाए, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। और कैसे सिक्के ये राजा रानी प्रकार के सिक्के पेपर में आया है। राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए। और इस क्रम में आप आगे जब जाएंगे तो इनका पुत्र है, इनका नाम है आपके समुद्रगुप्त। क्या नाम है, समुद्रगुप्त नाम है। ये बहुत बहुत
शक्तिशाली और ये आपके यहां से बहुत सुलझे हुए शासक रहे आपके। और समुद्रगुप्त ने कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत को विजय फहराने के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि इन्होंने यहां देखिए आर्यावर्त बहुत महत्वपूर्ण है, आर्यावर्त को वेद किया इन 9 राजाओं को उत्तर भारत के। और कहीं ना कहीं इन्होंने दक्षिणावर्त, कौन सा, दक्षिणावर्त को भी वेद किया, दक्षिणावर्त को भी वेद किया आपके। इस पर भी हम चर्चा देखेंगे। आर्यवर्त का मतलब ही होता है उत्तर भारत और दक्षिणावर्त का मतलब होता है दक्षिण भारत। तो आर्यवर्त के कितने राजा हैं, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आर्यवर्त के 9 राजाओं, कितने राजाओं को, आर्यवर्त के 9 राजाओं को इस संघ को पराजित किया है। और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को और उनके संघ को इन्होंने पराजित किया है। ये हमारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 9 राजाओं का संघ यहां बनेगा आपके और 12 राजाओं का संघ यहां से बनेगा। यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है, इन्होंने अपने जीवन काल में, इनके व्यक्तित्व को देखकर इस पिक से लग रहा होगा ये बहुत जीनियस, एक ऐसा तलवारबाज कि जिनकी तलवार के सामने कोई नहीं टिक पाया। और ऐसा कहा जाता है इन्होंने अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा। ये हमारे काम की बात है। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा, बड़ी उपलब्धि इनकी, कोई युद्ध नहीं हारा। इसको नोट डाउन करेंगे, कोई युद्ध नहीं हारा, यानी कि ये विजेता है। और इनके बारे में कहा जाता है ये 100 युद्धों के विजेता है, 100 युद्धों के विजेता। यहां पर काम की बात है, पेपर में आएगा 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है आपके, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और बड़ी बात यहां पर यह है जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगी कि जो बहुत बड़े विद्वान है विंसेंट स्मिथ आपके, ये जो बहुत बड़े विद्वान रहे यहां पर आपके, ये इन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। इसको मेरे कहने से आप लोग याद करके जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अक्सर आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, लेकिन ये विद्यार्थी याद करके नहीं जाते कि ये व्यक्ति किसने कहा है। तो आप बताएंगे ये विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। पुनः बोल रहा हूं, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, अर्थात समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन रहा। नेपोलियन फ्रांस का शासक था, उसने युद्ध नहीं हारे और पूरे विश्व में विजय पताका फहराई। यद्यपि बाद में वाले युद्धों में वाटरलू में वो पराजित हुआ। चूंकि मेरा यहाँ विश्लेषण फ्रांस के नेपोलियन से बिल्कुल नहीं है, मेरा संबंध केवल समुद्रगुप्त से है। बड़ी उपलब्धियां हैं और समुद्रगुप्त की जो विजयों का उल्लेख है वो हमें कहां से मिलता है, तो इसकी विजयों का उल्लेख बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, विजयों का उल्लेख हमें कहां से मिलेगा, इसकी विजयों का उल्लेख मिलेगा हमें जो हमारे एग्जाम में हमें नंबर दिलाएगी, और वो है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। इस पर मैं आपसे अभी एक पिक के माध्यम से भी चर्चा करूंगा आपके। और इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में आने वाली। और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन हुआ है और नाम है प्रयाग प्रशस्ति। और इसको लिखने वाले कौन है, वो हरिशेन है। कौन है वो हरिशेन है। और हरिशेन कौन है, ये हरिशेन आपके समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान है। कौन है, ये दरबारी कवि है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है बल्कि ये दरबारी कवि है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जो हरिशेन जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना किसमें हुई है, तो रचना इसकी चंपू शैली में हुई है। बहुत से विद्यार्थी हमारे ये नहीं जानते कि चंपू शैली क्या होती है, लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा आपको। चंपू शैली का मतलब होता है जिस किसी चीज को गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उसे हम चंपू शैली कहते हैं। गद्य शैली में यानी जिसके लेखन में गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाए उसे हम चंपू शैली कहते हैं। और इसको कहीं ना कहीं चंपू शैली में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत में लिखित है, काय में लिखित है, संस्कृत में लिखित है। और इसको हरिशेन ने लिखा है जो कि समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि है। जो मैं यहां दिखाऊंगा आपको, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं ये कौन सी स्तंभ है, ये आपका प्रयाग प्रशस्ति है जो स्तंभ पर, काय पर, जो एक स्तंभ पर लिखी गई है। और मैं आपको यहां दिखा दूंगा अभी आपके यहां से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको
इस पे लेख दिखाई दे रहा होगा, ये लेख कोई सामान्य नहीं है बल्कि बहुत विशेष प्रकार का लेख दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ से, ये को थोड़ा थोड़ा सा आपके, लेकिन इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना आएगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध किससे है, तो आप बताएं हरिसेन से है। हरिसेन ने इसे लिखा है और हरिसेन कौन है, जो समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि है, और हरिसेन ने इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का उल्लेख किया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप यहां से रट कर जाएंगे। समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बना, ऐसा कहा जाता है समुद्रगुप्त के बाद एक शासक बना रामगुप्त। कौन बना, जो कि इसका बड़ा पुत्र था, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रामगुप्त एक कमजोर और दुर्बल और कायर शासक था। ऐसा लोगों ने कहा है कि रामगुप्त दुर्बल भी है, कमजोर भी है, कायर भी है और दूरदर्शी भी नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है इसने तांबे के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए। कैसे सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए। इससे भी ये भी लगता है कि इसके समय की जो अर्थव्यवस्था है बहुत कमजोर और पुअर होगी, और इसी के शासनकाल में कहीं ना कहीं शकों ने आक्रमण किया, जो कि आज में पश्चिम भारत में शकों का जो आक्रमण हुआ है वो इसी के समय हुआ था। और इस आक्रमण का सफलतापूर्वक जो सामना किया है वो किया है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महानतम कौन है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है बल्कि वो भारत का वीर बेटा है। क्या नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आप बता रहा हूं मैं यहां से, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है इनका, चंद्रगुप्त सेकंड। इन्होंने ही बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आपको दिख रहा होगा इनके इस पिक से दिखाई दे रहा होगा, ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है बल्कि एक विजेता व्यक्तित्व है। और इनकी जो उपाधि है वो विक्रमादित्य की, कौन सी, विक्रमादित्य की। बहुत सारी उपाधियां आपने धारण की हैं आपके, जिन उपाधियों देवगुप्त, देवराज, देवश्री, परम भागवत, ऐसे आपके बारे में मिलते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, यानी कि रामगुप्त के बाद भारत का जो शासक बना वो कौन बना, वो बना आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। केवल रामगुप्त ने, ऐसा कहा जाता है, 5 वर्ष शासन किया और उसके बाद भारत का नेतृत्व, यानी कि संपूर्ण भारत का पाटलिपुत्र से मगध का नेतृत्व किसने किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आपके ये बताएंगे और यहीं पर आप देख लेंगे इसको, यहां पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये मैं लिखा यहां पर, ये आपके सामने, ये कोई सामान्य शासक नहीं है। इनकी जो शुरुआत में इन्हें देवश्री ये लिख लेंगे, याद कर लेंगे इसको मेरे कहने से यहां से। इसके अलावा देवगुप्त ये याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्हें यहां देवराज, ये कुछ इनके नाम हैं, इनकी उपाधियां हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया एक बड़ा महत्वपूर्ण के बारे में कहा जाता है यहां से, जो परम भागवत जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परम भागवत, ये इनकी सारी क्या है, ये सब टाइटल है। क्या ये उपाधियां हैं जो आप इनको लिख लेंगे। इन्होंने ब्राह्मण धर्म की उन्नति, सारे गुप्त शासकों शासनकाल में ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। और एक बात जो बहुत इनको खास बनाती है वो ये है कि विजेता के तौर पर, विजेता के तौर पर तो श्रेष्ठ है ही, ये विजेता तो है ही, ये विजेता तो ये है ही। इसके साथ में इनके समय में जो कला, यहां पर बताऊंगा थोड़ा सा, ये रहा इनके समय में जो कला का, अलग से लिख देता हूं इसको क्योंकि इनकी उपलब्धि इसी के लिए है। और ये हमारे लिए बड़ी खास क्लास है आपके, क्योंकि मैंने बताया ये हमारा वो सेशन है जो बहुत विशेष है। इनके शासनकाल को कला, साहित्य, इनको नोट डाउन करेंगे, साहित्य, विज्ञान, यहां पर तकनीकी, यहां पर तकनीकी, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा यहां पर गणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा कला में कोई भी, चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे वास्तुकला हो, इतना अधिक विकास हुआ कि इनके शासनकाल को इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग, जो हमारे एग्जाम क्वेश्चन आएगा, इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग, प्रथम स्वर्ण युग। अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है क्लासिकल एरा या क्लासिकल एज कहते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा कि प्राचीन काल में स्वर्ण युग किसका काल रहा है, तो उत्तर होगा गुप्तों का रहा है। और शासक का नाम आएगा तो बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का रहा है। 2 क्वेश्चन बताए मैंने कि भारत में पहला स्वर्ण युग किसका माना जाता है, क्योंकि इसके बाद एक स्वर्ण और है, वो मुगलों काल में, वो शाहजहां का है, जो हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर यहां आएगा कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और अगर आएगा
वंश आएगा तो उसमें मौर्य भी आएंगे, शुंग भी आएंगे, कुषाण भी आएंगे और गुप्त भी आएंगे। वंश आएगा तो गुप्त मारकर आएंगे और शासक आएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य मारेंगे यहां से। अब मैं बताऊंगा इनके शासनकाल में जो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो इनके नवरत्न है। कौन है वो? इनके नवरत्न है, जिन्हें हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना नवरत्नों के इनका विश्लेषण अधूरा है, क्योंकि वो नवरत्नी है जो इन्हें बहुत खास बनाते हैं यहां से। क्योंकि नवरत्नों के चलते मैंने बताया इनकी उपलब्धि विजेता के तौर पर तो है ही, लेकिन इन्हें नवरत्न के तौर पर इनके नवरत्न दरबारी जो 9 विद्वान है वो इन्हें खास बनाते हैं। और उन विद्वानों में जो पहला नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो है कवि कालिदास का। तो कालिदास कौन है? मैंने अभी पूछा आपसे, कमेंट में लिख के बताइए, कुछ बच्चों ने बताया भी होगा। ये महाकवि है, यानी कालिदास हैं वो महाकवि हैं। जो वरामिहिर हैं वो खगोल शास्त्री हैं, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेताल भट्ट हैं वो जादूगर हैं। कौन है वो जादूगर है यहाँ से, ये आपको आना चाहिए। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो वररुचि है, कौन? वररुचि ये कौन है? ये व्याकरण अर्थात ये ग्रामर के दिग्गज हैं, अर्थात आपको व्याकरण का बहुत तगड़ा अनुभव था। ये कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे, दरबार को सुशोभित करते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय में जो राज दरबार था उसमें 4 चांद लगाया करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में सलाह दिया करते थे, इसलिए इन्हें नवरत्न की उपाधि मिली। मैं कह सकता हूं चंद्रगुप्त द्वितीय को कहीं ना कहीं इनका बड़ा सहयोग मिला होगा, तभी तो उसके शासनकाल को स्वर्ण युग के तौर पर भी देखा गया। यहाँ से जो अमर सिंह है, मैंने पूछा, ये कोशकार हैं, बहुत बड़े। किताब का नाम है अमर संहिता। क्या नाम है? अमर संहिता नाम है। उस पर चर्चा मैं आगे करूंगा कि वो अमर संहिता क्या होती है एक अन्य वीडियो में। फिलहाल ये एग्जाम वाली क्लास है और बहुत शॉर्ट में लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण घटक पढ़ रहे हैं जो वो कूटनीतिज्ञ हैं। कूटनीतिक माने होता है डिप्लोमेटिक, ऐसा डिप्लोमेटिक जैसे इतिहास में श्री कृष्ण का नाम मिलता है। श्री कृष्ण से बड़ा, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा दुनिया में कूटनीतिक कोई नहीं मिलता है। वो महान डिप्लोमेटिक माने जाते हैं और यहाँ पर ये डिप्लोमेटिक है। जो छपड़क है वो ज्योतिष यानी ज्योतिषी का महान विद्वान है, ज्योतिष का महान आचार्य है। और जो शंकु है वो वास्तुकार है। कौन है वो वास्तुकार है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और जो धन्वंतरी ऋषि हैं, जो महात्मा धन्वंतरी है, ऋषि धन्वंतरी है, वो इस काल के चिकित्सक हैं। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नवरत्न तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन जरूरी क्वेश्चन क्या है? जरूरी क्वेश्चन है कि इनका संबंध कौन कौन से विषय से रहा है। तो मैं आप सबसे कहूंगा, जो मेरे प्रिय विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो विद्यार्थी इस सारे वीडियो को अपने नोटबुक में उतार लेंगे और जब शाम को सोएंगे तो इन्हें सबको याद कर लेंगे कि कौन से विद्वान का संबंध कौन से विषय से है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके यहाँ बताऊंगा, जो कालिदास हैं, कालिदास पर अगर चर्चा नहीं हुई तो इतिहास ही अधूरा है। जो कालिदास की जो पुस्तकें हैं वो इतनी अधिक श्रेष्ठ हैं कि उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है यहाँ पर उनके बारे में बताने के लिए। क्योंकि कालिदास ने जो उल्लेख कर दिया है, एक पुस्तक जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण है वो अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बारे में कहा जाता है अगर इस पुस्तक को किसी ने नहीं पढ़ा तो उसे हिंदी साहित्य की समझ नहीं है, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा रघुवंशम बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी? रघुवंशम, यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो आपके जो मेघदूतम बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, मेघदूतम, यहां से इसको याद कर लेंगे आपके। ये सब इनकी पुस्तक है और कहीं ना कहीं इनके बारे में रघुवंशम है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है, मालविकाग्नि मित्रम है, बहुत सी पुस्तकें। इसलिए हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पर ये अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत महत्वपूर्ण है आपके। इसके अलावा जो आपको मालूम होगा, जो हमारे वरामिहिर हैं उनकी पुस्तक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने बृहत संहिता, कौन सी? बृहत संहिता नामक पुस्तक को लिखा। बृहत संहिता बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। यहाँ पर ये किनकी है? ये वरामिहिर जी की पुस्तक है आपके, वरामिहिर जी की। इसके अलावा जो हमारे चिकित्सक धन्वंतरी, इनकी किताब जो हमारे आई है आपके, चिकित्सा का श्रेष्ठ इन्होंने जो साहित्य लिखा है। आयुर्वेद के महान आचार्य हैं। अगर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के सबसे बड़े आचार्य कौन थे तो आप बताएंगे धन्वंतरी हैं, जो महानतम ऋषि थे। इन्होंने चिकित्सा पर, आयुर्वेद पर अपना श्रेष्ठ साहित्य लिखा है। आयुर्वेद पर इनका श्रेष्ठ साहित्य, और क्या नाम है इनका? इनका नाम धन्वंतरी है। इनको आप यहां से रट लेंगे, क्योंकि ये
बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हमारे यहाँ पर। इस क्रम में आप देखेंगे आपके जो चंद्र द्वितीय है, इनके समय में जो बड़ी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण है जो नागर शैली है, कौन सी है, नागर शैली का जो विकास हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से चूंकि आप जानते हैं नागर शैली में शिखर युक्त मंदिर बनाए गए, इसे शिखर शैली भी कहते हैं। और इनमें जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर है, दशावतार मंदिर है। ये गुप्तों के समय की एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ से दशावतार मंदिर। और ये दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी में ये स्थित है आपके, कहां पर, देवगढ़ में। कहां पर, देवगढ़ में। ये देवगढ़ नामक स्थान पर है जो झांसी ललितपुर में पड़ता है, आपके झांसी संभाग में पड़ता है ये क्षेत्र में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पहली बार विष्णु की, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण, विष्णु की चतुर्भुजाकार मूर्ति, कौन सी, चतुर्भुजाकार जो मूर्ति है आपके वो कहीं से मिली है। तो कहां से मिली है, वो चतुर्भुजाकार मूर्ति मिली है पहली बार। कहां से मिली है वो मूर्ति मिली है आपके देवगढ़ के दशावतार मंदिर से। बहुत महत्वपूर्ण है से चतुर्भुजाकार मूर्ति का संबंध किससे है आपके, तो आप बता देंगे यहां से एक संबंध है आपके गुप्तों से। और इसका नाम है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर ही है। इसे नागर शैली का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है, यहां बताऊंगा मैं आपको। इसको नागर शैली का उत्तर भारत में श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। गुप्तों ने जो भूमरा का मंदिर, नागदा का मंदिर, पार्वती का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर जो बनवाए हैं, क्योंकि तो गुप्त काल ही ब्राह्मण धर्म की उन्नति और हिंदू धर्म की उन्नति के लिए जाना जाता है। इस काल में पहली बार कहीं ना कहीं शिव और विष्णु का तादात्म्य स्थापित हुआ, यानी हरिहर, यानी कि हरिहर की मूर्ति पहली बार इसी काल में बनी है। हरि का मतलब मेरा विष्णु से और हर का मतलब मेरा शिव से है। तो विष्णु और शिव का तादात्म्य संबंध आपस में एकाकार जो हुआ है वो गुप्त काल में हुआ। इसके अलावा जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, कौन सी, अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, वो पहली बार इसी काल में बनी। आदि शिव और आदि पार्वती, मैं कह सकता हूं कि जो इस काल में जो यज्ञ याजन थे ब्राह्मणों के, आपके लिए एक लाइन बताता हूं, ब्राह्मणों के जो अब तक यज्ञ याजन थे, ब्राह्मणों क्या जो यज्ञ याजन थे, यहां बताता हूं यज्ञ याजन जो अब तक वो यज्ञों पर बहुत अधिक जोर दिया करते थे, अब इसका स्थान उपासना ने ले लिया। किसने लिया है, उपासना ने ले लिया इसका स्थान, उपासना ने ले लिया है। इसको आप रट लेंगे, यानी इस काल में जो मूर्ति निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है, ऐसा इतिहास में पहले नहीं हुआ है। मूर्ति कला का यहां बड़े तौर पर विकास हुआ है। किसका, मूर्ति कला का बहुत बृहद स्तर पर, कितने स्तर पर, बृहद स्तर पर विकास हुआ है। इतना विकास कभी मूर्ति कला का नहीं हुआ। देवी देवताओं की मूर्तियां हो, विष्णु की मूर्तियां हो, भगवान शिव की मूर्तियां, वो गुप्त काल में बनी। मैंने लिखा है जो यज्ञ याजन का स्थान है वो किसने ले लिया है आपके, वो उपासना ने ले लिया है आपके। यानी लोग अधिक से अधिक ईश्वर में होना चाहते हैं, भक्ति में होना चाहते हैं, मूर्तियों में डूबना चाहते हैं, वो मूर्तियों में अपने आराध्य को देख रहे हैं। ये ऐसे उपासक बन गए जिन्होंने केवल और केवल भगवान का एकाकार किया, ईश्वर का एकाकार किया, तो केवल इन मूर्तियों में किया। चाहे वो शिव की मूर्ति है, चाहे विष्णु की मूर्ति है, चाहे ब्रह्मा की मूर्ति है, चाहे देवियों की मूर्ति है, चाहे पार्वती की मूर्ति है, चाहे लक्ष्मण जी का मंदिर है कानपुर से मिलने वाला, इन सब मूर्तियों में इन्होंने एकाकार किया। और इन मंदिरों का निर्माण जो हुआ है वो ईंटों, पत्थर आदि से हुआ है, पत्थरों से भी हुआ है और ईंटों से भी हुआ है। वो इस काल की बड़ी विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा देखेंगे आप लोग, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपके, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हैं ये, इनके पुत्र हैं। और क्या नाम है इनका, नाम है आपके कुमारगुप्त। क्या नाम है, कुमारगुप्त नाम है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। कौन है ये, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी हैं। जो हमारा एग्जाम में आएगा, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना, तो आप बताएंगे वो शासक कौन है। वो शासक है हमारे कुमारगुप्त हैं, जो कि इनके पुत्र माने जाते हैं यहाँ से आपके। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुमारगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी बात है, मैंने पहले बताया, विस्तार से मैं अगले वीडियो में और बना रहा हूं आपके लिए, वहां चर्चा करूंगा। फिलहाल ये एग्जाम वाली क्लास है, संक्षिप्त में क्लास है, फिर भी क्लास बड़ी हो जा रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहां बताएं, इनको जाना जाता है
दो बातों के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, काय के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए इसका निर्माण इन्होंने ही करवाया है। इसके अलावा इनके सबसे अधिक अभिलेख, ये क्वेश्चन आता है, गुप्त शासकों में सबसे अधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, क्या चीज, अभिलेख, एडिक्ट, पत्थरों पर उत्कीर्ण कराए हुए, तो आप बताएंगे सबसे अधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, तो बताएंगे आप कुमार गुप्त के अभिलेखों की संख्या सबसे ज्यादा है। दो बात बताई, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया है, कुमार गुप्त ने, और सबसे अधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, तो कुमार गुप्त के। इसको आप याद कर लेंगे, कुमार गुप्त भारत के महानतम शासकों में से एक रहे, और इनके जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपके स्कंदगुप्त, वो भी इनसे कम नहीं है। पिता महान है तो पुत्र भी महान है, यानी अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के संतान कुमार गुप्त हैं तो कुमार गुप्त की संतान कौन है, स्कंदगुप्त हैं, जो कि एक महानतम है। इसको आप याद कर लेंगे यहां से। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने कहा ये नालंदा विश्वविद्यालय, क्या है ये नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, जो तत्कालीन समय में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया, विशेष तौर पर बौद्ध शिक्षा का ये बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि चाहे फाहियान है, चाहे इत्सिंग है, तमाम विद्वान यहाँ पर आपके घूमने फिरने आए, और इत्सिंग ने तो यहाँ पे शिक्षा भी ग्रहण की है, जो कि चीनी है, कौन, इत्सिंग, जो 7वीं शताब्दी में आ रहा है यहाँ पर, उसने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, वो लाइन ये है हमारे पास बताने के लिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो आपको यहाँ पे याद भी करके जानी है। ये वाला, ये क्या है, ये नालंदा विश्वविद्यालय इतना विशाल का, देख के लग रहा होगा कितने तरीके से इसको बनाया गया है, किस शैली में बनाया गया। अगर आज ऐसा दिखाई दे रहा है तो जिस समय बना होगा उसमें कितना सुंदर और खूबसूरत होगा। एक क्वेश्चन आता है, चीन का यात्री, क्या नाम है उसका, फाहियान, क्या नाम है, उसका नाम है आपके फाहियान। ये क्वेश्चन आएगा, ये किसके शासनकाल में भारत आया, तो आप बताएंगे इसका उत्तर। ये पीछे मुझे बताना चाहिए था पर यहां बता दे रहा हूं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये रहा विक्रमादित्य, ये रहा चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि है, यहां बता दिया मैंने आपको। ये चंद्र द्वितीय के शासनकाल में आया कौन, चीनी यात्री फाहियान। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा कि चीन का यात्री जब फाहियान भारत आया तो उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य शासन कर रहा था। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेंगे यहां से। इसके अलावा आप देखिए जो सिक्के हैं इस काल के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण सिक्के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे जो सिक्के विशेष सिक्के हैं, ये बड़ी मात्रा में मिले हैं। तो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्तों ने जारी किए। इस पर मैं चर्चा जारी रखूंगा। कुमार गुप्त का लड़का कौन है, स्कंदगुप्त, कौन है, स्कंदगुप्त है आपके ये वाला, और ये इस वंश का अंतिम महान शासक, कौन है, ये इस वंश का अंतिम महान शासक है। ध्यान देना मेरे वर्डों पर, मैंने गुप्त वंश का यहां पर अंतिम शासक नहीं बताया है, मैंने गुप्त वंश का अंतिम महान शासक बताया है। तो अंतिम महान आएगा तो आप स्कंदगुप्त मारेंगे, ये कुमार गुप्त का पुत्र है, और इसके शासनकाल में ही कहीं ना कहीं जो आक्रमण हुआ है आपके हूणों का, उस हूण आक्रमण को इसने उसको समाप्त कर दिया, और हूणों से भारत को विजय दिलाई। और आप कहते हैं इसे, ये हूणों को मलेच्छ कहता है, क्या कहता है, ये मलेच्छ है, बहुत ढीठ हैं, इन्हें मलेच्छ कहता है। यानी कि हूणों को मलेच्छ कहकर किसने संबोधित किया है, आप बता देंगे, स्कंदगुप्त ने किया है। इसके अलावा स्कंदगुप्त की बड़ी उपलब्धि है, मैंने आपको कल भी बताया था पिछले वीडियो में, पुनः फिर बता रहा हूं, इसने सुदर्शन झील का, कौन झील का, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। रट के जाएंगे, सुदर्शन झील बड़ी खास है हमारे लिए, पेपर में बार बार पूछी जाती है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया। पुनर्निर्माण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण कई शासकों ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया, अशोक ने पुनर्निर्माण करवाया, रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण करवाया, और अभी स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये झील सौराष्ट्र में, कहां पर, सौराष्ट्र प्रांत में थी, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। बड़ा महत्वपूर्ण यहां से, ये गुजरात में पड़ता है, और यहीं पर इसने उस समय इस सौराष्ट्र क्षेत्र का जो गवर्नर नियुक्त किया, किसने नियुक्त किया है, जो गवर्नर बनाया है उस समय इसने, वो गवर्नर और कोई नहीं बल्कि पर्णदत्त है। कौन है, पर्णदत्त है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि इसने किसको वहां का राज्यपाल बनाया था, तो पर्णदत्त वहां का गवर्नर था, वायसराय था, और पर्णदत्त ने अपने पुत्र
चक्रपालित के साथ मिलकर के इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। ये बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक हूणों का आक्रमण और एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाना, पुनर्निर्माण करवाना। पुनर्निर्माण से मतलब मेरा रिकंस्ट्रक्ट करवाना, ये दो बड़ी उपलब्धि हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि इसके समय का जो गवर्नर है वो कौन है, तो पर्णदत्त है और इसका पुत्र चक्रपालित। इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर के इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। नाम क्या है, सुदर्शन झील। और मैं पीछे बता चुका हूं, सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया है। और आप अंतिम बताऊंगा यहां से, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है, जहां पर आपके एग्जाम आएगा, जो अंतिम शासक है इस वंश का वो और कोई नहीं बल्कि विष्णुगुप्त है। इसको आप यहां से याद कर लेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि इस गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आप बताएंगे वो कौन है, वो विष्णुगुप्त है इस वंश का अंतिम शासक। इसके अलावा इस काल में मूर्ति कला, गुफा चित्रकारी कला, इसके अलावा साहित्य का विकास, और एक आपको याद आ रहा होगा आर्यभट्ट ने, जो कि चंद्र द्वितीय के समय हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे बता नहीं पाया उसको, लेकिन यहां थोड़ा छेड़ देता हूं आपको। जो आपका चंद्र द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, पीछे बात रही थी अधूरी आपके, चंद्र द्वितीय के समय में ही कहीं ना कहीं, ये नवरत्न तो नहीं है परंतु उसी के समकालिक कहीं ना कहीं आर्यभट्ट भी रहा है। ये गुप्त के समय का ये महान विद्वान है आपके, और इसने दो पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आर्यभट्टियम, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी, आर्यभट्टियम आपके। इसके अलावा सूर्य सिद्धांत का, कौन सी, सूर्य सिद्धांत का भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। कौन सी, सूर्य सिद्धांत का। और इन्होंने का पृथ्वी स्थिर है आपके, और वो पहली बार और आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आपके सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसके अलावा इन्होंने शून्य का आविष्कार, दो वर्ड इनके महत्वपूर्ण आपके लिए जो एग्जाम आएंगे। एक तो मैथमेटिक्स में इन्होंने शून्य का आविष्कार, इन्हीं का शून्य का आविष्कार इन्होंने ही किया, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और दूसरा जो दशमलव सिद्धांत है, दशमलव, जो दशमलव थ्योरी है, दशमलव डेसिमल, ये दशमलव का मामला है, वो इन्होंने दिया। यानी कि दो बातें महत्वपूर्ण बताई मैंने। अगर शून्य का आविष्कार आएगा तो भी आप आर्यभट्ट ने किया है, और दशमलव प्रणाली है वो किसने दी है आपके, तो वो भी आर्यभट्ट ने दी है। इसलिए आर्यभट्ट के योगदान को हम ठुकरा नहीं सकते। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक माने जाते हैं। यहां से भले ही ये उनके दरबार में नवरत्न नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे। मैं अगले वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आ रहा हूं। आज का ये सेशन बड़ा खास था आपके लिए। मैं फिर अगले वीडियो में आपके संक्षिप्त में मध्यकालीन भारत और उससे अगले वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास लेकर आ रहा हूं। इसका अंतिम चैप्टर हर्षवर्धन होगा। ये प्राचीन भारत है, और ऐसे ही मैं संविधान और भूगोल और करंट अफेयर की विशेष क्लास लेकर आ रहा हूं आपके लिए। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।